Again, all of you are cordially welcomed on my YouTube channel इंग्लिश विद ज्ञानचंद शर्मा। फिर से आज के इस सेशन में हम जनरल इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं और जनरल इंग्लिश में सबसे पहले हम टेंस पढ़ रहे हैं। और मैंने आपसे क्या कहा कि टेंस सीखने से पहले हमें इंग्लिश में 5 एलिमेंट्स के बारे में आना जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से हम थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए, इंग्लिश में सब्जेक्ट का प्रयोग 2 तरह से किया जाता है, एक्टिव वॉइस के रूप में, पैसिव वॉइस के रूप में भी। एक्चुअल में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब जैसे पहचान, मतलब मैंने आपको बताया कि वर्तमान में कार्य की समाप्ति का वर्णन किया जाए, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हमेशा किसी भी टॉस का कंप्लीशन के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, यानी दिस टेंस डिस्क्राइब द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन एट प्रेजेंट, यानी वर्तमान में कार्य की समाप्ति का वर्णन किया गया है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यदि मुझे एक्टिव वॉइस में इंग्लिश बनानी है तो हैज, हैव और मेन वर्ब की किसका यूज करना है? थर्ड फॉर्म का। और एक्टिव वॉइस में मैं इंग्लिश बनाऊंगा तो मेरे पास सब्जेक्ट का होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में अंग्रेजी तभी बनती है जब वाक्य में क्या दिया हुआ होता है? सब्जेक्ट। और चूंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होता है? सक्रिय। जितने भी कार्य किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? सब्जेक्ट के द्वारा। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। और यदि हमें लग रहा है कि हमें ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है? सब्जेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म का पैसिव वॉइस बनता है हैज बीन, हैव बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट। लेकिन ये सब्जेक्ट कभी भी काम नहीं करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? पैसिव वॉइस। देखिए, हमारे पास कुछ सेंटेंसेज है। राकेश ने मेरा पर्स चोरी कर लिया है। काम पूरा हो चुका है। ठीक है, मैंने कहा कि भाई राकेश ने मेरा पर्स चोरी कर लिया है, तो काम पूरा हो चुका है। चोरी करने वाला कौन है? राकेश। चोरी करने वाला कौन है? राकेश। भाई चोरी कर लिया है, इसका मतलब काम पूरा हो चुका है। और चोरी करने वाला कौन है? राकेश। तो हम इंग्लिश किस में बना लेंगे? एक्टिव वॉइस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य की समाप्ति का वर्णन किया जाता है, तो यहां पर किसका यूज होता है? हैज, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हम चोरी करने की इंग्लिश जानेंगे। स्टील, चोरी करना, फर्स्ट फॉर्म। स्टॉल, स्टोलन। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। स्टील, स्टॉल, स्टोलन, चोरी करना। अब यहां चोरी करने वाला कौन है? राकेश। तो हम सबसे पहले इंग्लिश में क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो मैंने लिखा राकेश। ठीक है, अब राकेश एक वचन है तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? SAES। तो हमने कहा राकेश हैज स्टोलन, राकेश ने चोरी कर लिया है या राकेश चोरी कर चुका है माई पर्स। तो हमने यहाँ पर इंग्लिश किस में बनाई है? एक्टिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमेशा काम करता है, तो यहाँ पर चोरी करने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? राकेश के द्वारा। राकेश एक वचन है, राकेश के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही। और ही सीट के साथ हम किसका यूज करते हैं? हैज का। वो आगे पढ़ाया जाएगा। इस वाक्य में, इस गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो मैं इंग्लिश पैसिव वॉइस में बना सकता हूं। तो मैं क्या बनाऊंगा? माई पर्स। यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाता है पैसिव वॉइस में, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। तो माई पर्स हैज बीन स्टोलन, मेरा पर्स चोरी कर लिया गया है, चुरा लिया गया है। किसके द्वारा? बाय राकेश। यहाँ ये डूअर हो गया। ठीक है, तो इंग्लिश किस में हो गई? पैसिव वॉइस में। लेकिन ध्यान रखिए, जब पैसिव वॉइस में इंग्लिश बनती है तो माई पर्स यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर ये पर्स है वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो कभी भी काम नहीं करता है। तो मैं कह रहा हूं मेरा पर्स चोरी कर लिया गया है। किसके द्वारा? राकेश के द्वारा। तो ये इंग्लिश हमने किस में बना दी? पैसिव वॉइस में।
अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं हम। मैंने कहा राकेश ने चोरी कर लिया है। अब राकेश ने चोरी कर लिया है तो चोरी करने वाला कौन है? राकेश। काम पूरा हो चुका है तो मैंने कहा राकेश हैज स्टोलन। ठीक है, एक्टिव वॉइस। अब आपसे कोई कहे कि इस वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाइए, तो पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट का होना मैंडेटरी है, वाइटल है, कंपलसरी है। ठीक है, दिस सेंटेंस, द गिवन सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस बिकॉज दिस सेंटेंस डजंट हैव एनी ऑब्जेक्ट एंड इट इज ऑलवेज इंपेरेटिव फॉर द पैसिव वॉइस टू हैव एन ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस के लिए किसी भी वाक्य में अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का होना इंपेरेटिव है, आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो अंग्रेजी किस में नहीं बनेगी? पैसिव वॉइस में नहीं बनेगी। बस बन गई राकेश है, जिससे राकेश ने चोरी कर लिया। अब हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया, मेरा पर्स चोरी कर लिया गया है। काम पूरा हो चुका है। भाई मेरा पर्स चोरी कर लिया गया है, काम तो पूरा हो गया है, लेकिन चोरी करने वाला कौन? कोई नहीं। तो अब अंग्रेजी आप किस में नहीं बना सकते? एक्टिव वॉइस में। अब मैं ये देखूंगा कि ये टेंस कौन सा है आ रहा है, लेकिन यहाँ काम पूरा हो गया है। मेरा पर्स चोरी कर लिया गया है, इट मीन्स काम पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अंग्रेजी कभी भी टेंस में नहीं बना सकता, क्योंकि एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है, पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। इसलिए मुझे इस वाक्य की अंग्रेजी पैसिव वॉइस में बनानी है। अगर मैं ऐसे बना देता हूं माई पर्स हैज स्टोलन, तो आपको पता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है, तो आपने यहां पर इसकी अंग्रेजी बना दी मेरे पर्स ने चोरी कर लिया है। अब पर्स अपने आप को चोरी कैसे कर सकता है? तो आपको इस तरह से इंग्लिश न बना करके क्या बनाना है? माई पर्स हैज बीन स्टोलन, मेरा पर्स चोरी कर लिया गया है। लैंग्वेज किस में जाएगी? पैसिव वॉइस में। ठीक है। अब मैंने कहा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। काम पूरा हो चुका है। जब्त करने वाला कौन? जब्त करने वाला कौन? तो यहां दिया ही नहीं है। तो काम पूरा हो चुका है, ये तो कंफर्म हो गया कि है आ रहा है, तो इट मीन्स प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट में भी ये इंडेफिनेट है, प्रेजेंट सिंपल है, या कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम आगे चल के टेंस में सीखेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर है आ रहा है, और चूंकि उसका जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया गया है, तो काम पूरा हो चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन यहाँ पर जो इसकी इंग्लिश है वो किस में बनेगी? पैसिव वॉइस में। हिज मीन्स उसका, हर हिज या हर जो भी आप लिखना चाहे, हिज पासपोर्ट, उसका पासपोर्ट। हैज बीन इम्पाउंडेड, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। ठीक है। लाइसेंस, पासपोर्ट जो दस्तावेज होते हैं अगर वो जब्त किए जाते हैं तो हम बेस्ट वर्ड के रूप में इम्पाउंड वर्ब का यूज करते हैं। तो हिज पासपोर्ट हैज बीन इम्पाउंडेड एट द बिहेस्ट ऑफ, के निर्देश पर। एट द बिहेस्ट ऑफ, ये फ्रेज है, याद करना है आपको, के निर्देश पर। या ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऑन द डायरेक्शन ऑफ, ऑन द डायरेक्शन ऑफ, के निर्देश पर। द अपेक्स कोर्ट, ठीक है, किसके निर्देश पर? अपेक्स कोर्ट के निर्देश पर उसका पासपोर्ट क्या कर लिया गया है? जब्त कर लिया गया है। मृतक की पहचान रतन सिंह के रूप में की गई है। पहचान करने वाला कौन? कोई नहीं। इंग्लिश किस में जाएगी? पैसिव वॉइस में। द डिसीज्ड, डिसीज्ड क्या होता है? मृतक। द डिसीज्ड हैज बीन आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड, द डिसीज हैज, द डिसीज्ड मृत, हैज बीन आइडेंटिफाइड, पहचान की गई है। किसके रूप में की गई है? एज के रूप में। किसके रूप में? रतन सिंह। तो लैंग्वेज किस में हो गई? पैसिव वॉइस, क्योंकि सेंटेंस में क्या नहीं दिया हुआ है? सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो ये सभी वाक्य हमें किस में बनाने होंगे? पैसिव वॉइस में।
माई पर्स हैज बीन स्टोलन, मेरा पर्स चोरी कर लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। हिज पासपोर्ट हैज बीन इम्पाउंडेड एट द बे स्टॉप के निर्देश पर या ऑन द डायरेक्शन ऑफ द अपेक्स कोर्ट। द डिसीज्ड मृतक हैज बीन आइडेंटिफाइड, मृतक की पहचान की गई है किसके रूप में? रतन सिंह के रूप में। लैंग्वेज किस में है? पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट वन, लिखित शिकायत के आधार पर उसकी गिरफ्तारी इंदौर से की गई है। तो गिरफ्तारी की गई है, करने वाला कौन? कोई नहीं, तो ये भी लैंग्वेज किस में जाएगी? पैसिव वॉइस में। हिज मीन्स उसकी, अरेस्ट मीन्स गिरफ्तारी, हैज बीन मेड उसकी गिरफ्तारी की गई है। लैंग्वेज किस में है? पैसिव वॉइस में। हिज अरेस्ट हैज बीन मेड फ्रॉम इंदौर, उसकी जो गिरफ्तारी है वो कहां से की गई है? इंदौर से। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, दोबारा से देख लें आप। ठीक है, लिखित शिकायत के आधार पर उसकी गिरफ्तारी कहां से की गई है? इंदौर से की गई है। तो हम देखेंगे हिज अरेस्ट, उसकी गिरफ्तारी, हिज अरेस्ट हैज बीन मेड, लैंग्वेज किस में है? पैसिव वॉइस में। उसकी गिरफ्तारी की गई है फ्रॉम इंदौर, कहां से? इंदौर से। ऑन द बेसिस ऑफ के आधार, और रिटन कंप्लेंट, एक लिखित शिकायत के आधार। ये सब चीज बताऊंगा मैं, ये रिटन क्यों आया है, सारी चीजें हम जानेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, कि इंग्लिश में सब्जेक्ट का यूज दो तरह से होता है, एक्टिव वॉइस के रूप में, पैसिव वॉइस के रूप में। एक्टिव वॉइस में होगा तो सब्जेक्ट हमेशा काम करेगा। पैसिव वॉइस में अगर वाक्य बनी हुई इंग्लिश है तो सब्जेक्ट कभी भी काम नहीं करेगा। इसलिए तो इनका नाम क्या पड़ा है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो हिज अरेस्ट हैज बीन मेड फ्रॉम इंदौर, उसकी इंदौर से गिरफ्तारी की गई है। ठीक है, आप यहाँ बेस्ड ऑन, और ये भी लिख सकते थे बेस्ड ऑन, ठीक है, और या ऑन द बेसिस ऑफ, अभी मैं लिखवा दूंगा आपको, के आधार पर। ठीक है, तो या तो अपन क्या बोलते हैं? बेस्ड ऑन अ रिटन कंप्लेंट, बेस्ड ऑन, और या हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर, या बेस्ड ऑन, के आधार पर। इस मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी गई है। अब यहां पर टालने वाला कौन है? भाई टाल दी गई है, काम पूरा हो गया है। टालने वाला कौन? कोई नहीं, तो लैंग्वेज किस में जाएगी? पैसिव वॉइस में। तो मैंने कहा कि द हियरिंग, हियरिंग का मतलब सुनवाई, ऑफ दिस केस, यानी इस केस की, इस मामले की जो सुनवाई है, हैज बीन, अब टालने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिफर, बेस्ट वर्ड है। तो मैंने कहा कि द हियरिंग ऑफ दिस केस हैज बीन डिफर्ड, टाल दी गई है। कब तक? टिल मंडे, सोमवार तक। तो लैंग्वेज किस में हो गई? बोलिए, पैसिव वॉइस में। मैंने कहा कि द हियरिंग ऑफ दिस केस हैज बीन डिफर्ड टिल मंडे, इस मामले की जो सुनवाई है वो सोमवार तक के लिए डिफर्ड, डिफर्ड का मतलब टालना। गीता हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। तो द कोर्ट हैज गिवन, न्यायालय ने दे दिया, या तो गिव इट्स वर्डिक्ट लिखेंगे या प्रोनाउंस्ड वर्डिक्ट का यूज करेंगे। तो द कोर्ट हैज गिवन इट्स फाइनल वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला। द कोर्ट हैज गिवन इट्स फाइनल वर्डिक्ट इन द केस ऑफ
गीता मर्डर केस। ठीक है, गीता हत्या कांड के मामले में। या अपन ये भी कह सकते हैं कि द कोर्ट, न्यायालय ने, हैज प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड का मतलब क्या होता है? सुनाना। द कोर्ट हैज प्रोनाउंस्ड, न्यायालय ने सुना दिया है, इट्स फाइनल वर्डिक्ट। ठीक है, इन केस ऑफ, या इन द केस ऑफ गीता मर्डर केस, गीता हत्या मामले में, हत्याकांड में। ठीक है, तो यहां पर हमने इंग्लिश किस में बना ली? एक्टिव वॉइस में। क्यों बनाई भाई हमने इंग्लिश एक्टिव वॉइस में? क्योंकि यहां पर फैसला सुनाने वाला दे रखा है। फैसला किसने सुनाया है? न्यायालय ने। तो मैंने कहा द कोर्ट हैज गिवन इट्स फाइनल वर्डिक्ट, न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला दे दिया। या द कोर्ट हैज प्रोनाउंस्ड इट्स फाइनल वर्डिक्ट, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम अंग्रेजी किस में बना लेंगे? एक्टिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस का मतलब है हैज, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये सेंटेंस है कि दो घायल यात्रियों को पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भर्ती कराया गया है, तो भर्ती कराने वाला कौन? कोई नहीं भाई। यहां पर काम पूरा हो चुका है कि भर्ती कराया गया है, लेकिन भर्ती कराने वाला तो दे ही नहीं रखा। अब भर्ती कराने वाला नहीं दिया हुआ है तो अंग्रेजी किस में जाएगी? पैसिव वॉइस में। तो दो की अंग्रेजी क्या हो गई? टू इंजर्ड। सब चीजें बताऊंगा ये। टू इंजर्ड पैसेंजर्स, टू इंजर्ड पैसेंजर्स। तो यहां जो सब्जेक्ट है वो कौन सी फॉर्म में हो गया? एम एम एच। दो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये इंजर्ड क्या है? डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कि सैनिक, सॉरी यात्री कैसे हैं? घायल। तो दो घायल यात्री, टू इंजर्ड पैसेंजर्स। ठीक है, अब लैंग्वेज किस में जाएगी? पैसिव वॉइस में। तो हैव बीन एडमिटेड, भर्ती करा दिए गए। गंतव्य दिया हुआ है, और जब गंतव्य दिया हुआ होता है डेस्टिनेशन, तो टू प्रपोजिशन का यूज होता है। तो आप यहां पर ये नहीं है कि हिंदी देख करके क्या लिख दे? इन हॉस्पिटल, गलत हो जाएगा। ठीक है, एडमिटेड टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, टू अ नियर बाय हॉस्पिटल। आपको यहां पर इनका यूज नहीं करना है। एडमिट टू हॉस्पिटल, अस्पताल में भर्ती कराना। तो मैंने कहा टू, दो इंजर्ड, घायल, पैसेंजर्स हैव बीन एडमिटेड, दो घायल यात्रियों को। हाँ हाँ, ये तो एम एम एच हो गया, एम एम एच। भाई सब्जेक्ट कौन सी पैटर्न में हो गया? एम एम एच में। कि दो घायल यात्री हैव बीन एडमिटेड टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, पास ही के अस्पताल में भर्ती कराए गए। तो ये लैंग्वेज किस में गई? पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट वन और समझा देता हूं। देखिए, मैंने कहा कि अंग्रेजी एक तरह से बारे खड़ी है। जैसे प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस किस में बनता था? इज आर एम में। ऐसे पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस किस में बनेगा? वाज वर्ब में। अब मैं पास्ट टेंस की बात कर लेता हूं। मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, अथवा क्रिया के अंत में आ, ई, ए की ध्वनि आती है, तो ये कौन सा टेंस हो जाता है? पास्ट सिंपल टेंस। अब यदि मेरे पास सब्जेक्ट है और मैं इंग्लिश बना रहा हूं सब्जेक्ट का यूज करते हुए, तो ये क्या कहलाता है? टेंस। और टेंस को ही क्या कहा जाता है? एक्टिव वॉइस। और यदि मुझे लग रहा है कि मेरे पास क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है, मैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना करके अंग्रेजी बना रहा हूं, तो ये क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस। और मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि लैंग्वेज में सब्जेक्ट का यूज हमेशा दो तरह से करना सीखना है आपको। एक तो एक्टिव वॉइस के रूप में और एक पैसिव वॉइस के रूप में। ठीक है, और ये इंग्लिश समझने के लिए बहुत जरूरी भी है। ठीक है, अब देखते हैं
राकेश ने कल मेरा पर्स चोरी कर लिया। काम पूरा हो गया। पास्ट में मैंने कहा राकेश ने कल मेरा पर्स चोरी कर लिया। ठीक है, चोरी करने वाला कौन? राकेश। तो यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट दिया हुआ है तो हमने इंग्लिश बना दी, राकेश स्टॉल माई पर्स। राकेश ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। कब? कल, यस्टरडे। ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। और वैसे भी यस्टरडे आएगा तो हम मेन वर्ब की किसका? पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, यस्टर मॉर्निंग, यस्टर नाइट, यस्टरडे, तो ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो किसके लिए यूज होते हैं? पास्ट सिंपल टेंस के लिए। तो राकेश ये सब्जेक्ट हो गया, स्टॉल वर्ब हो गई, माई पर्स ऑब्जेक्ट हो गया और ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, SVOA, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो राकेश ने कल मेरा पर्स चोरी कर लिया। मैंने कहा ना आपको, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि इसे क्या बोला जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि तभी आप अच्छे से टेंस सीख पाएंगे। तो अब मेरे पास यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों चीज़ें हैं, तो मैं इंग्लिश पैसिव वॉइस में बना सकता हूँ। कैसे? माई पर्स वॉज स्टोलन यस्टरडे बाय राकेश। कल मेरा पर्स राकेश के द्वारा चुरा लिया गया, चोरी कर लिया गया। तो लैंग्वेज किस में हो गई? ये पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब आपने कहा राकेश ने कल चोरी कर लिया, तो राकेश स्टॉल यस्टरडे। राकेश ने कल चोरी कर लिया। अब यहां पर क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ये एडवर्ब हो गया। तो हम इस वाक्य की अंग्रेजी किस में नहीं बना सकते? पैसिव वॉइस में, क्योंकि पैसिव वॉइस में अंग्रेजी बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना मैंडेटरी है, अति आवश्यक है। अब हमने फोर्थ सेंटेंस देखा, मेरा पर्स कल चोरी कर लिया गया। मेरा पर्स कल चोरी कर लिया गया। अब जनरली जिनको नॉलेज नहीं होती है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ज़्यादातर लोग इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं, अंग्रेजी ऐसे बना देते हैं, माई पर्स स्टॉल यस्टरडे। तो देखिए मीनिंगलेस सेंटेंस हो गया है, पूरा सेंटेंस बदल जाता है। अभी मैं पार्ट थर्ड में आपको यही बताऊंगा, एक्टिव वॉइस के बारे में, पैसिव वॉइस के बारे में, फिर हम चलेंगे वर्ब के बारे में, वर्ब क्या होती है, फिर ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। ये 5 एलिमेंट्स जैसे हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम टेंस शुरू कर देंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो ये मीनिंगलेस सेंटेंस है। आपने कहा माई पर्स स्टॉल यस्टरडे, तो यहां पर जो सेंटेंस का रियल मीनिंग चेंज हो गया, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ही नहीं, जो मेरा पर्स है ये ऑब्जेक्ट है। आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के रूप में यूज तो कर दिया, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो सब्जेक्ट हमेशा पैसिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो लैंग्वेज भी किस में बनानी पड़ेगी? पैसिव वॉइस में। तो माई पर्स वॉज स्टोलन, मेरा पर्स चोरी कर लिया गया। माई पर्स वॉज स्टोलन यस्टरडे, कल मेरा पर्स चोरी कर लिया गया। तो लैंग्वेज किस में जाएगी? पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब जैसे वाक्य वैदिक काल में महिलाओं का सम्मान किया जाता था तिथि आ रहा है। अब क्रिया है यहां पर सम्मान करना। अब सम्मान करने वाला कौन? कोई नहीं। तो लैंग्वेज किस में जाएगी? पैसिव वॉइस में। तो मैं क्या कहूंगा? वीमेन, वुमेन का बहुवचन क्या होता है? वीमेन वर रेस्पेक्टेड, क्योंकि बहुवचन है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो वीमेन वर रेस्पेक्टेड, महिलाओं का सम्मान किया जाता था। इन मीन्स में वैदिक, वैदिक ही रहेगा ये तो। ठीक है, एरा, एरा मीन्स युग होता है, एपॉक युग होता है, पीरियड वो युग, एज, ठीक है, एयन एक्सेट्रा। ठीक है, तो वीमेन वर रेस्पेक्टेड, महिलाओं का सम्मान किया जाता था इन वैदिक एरा, वैदिक काल में। ठीक है, हत्या के आरोप में उसे पिछले साल जेल भेज दिया गया। जेल भेजने वाला कौन?
कोई नहीं तो लैंग्वेज किस में जाएगी, पैसिव वॉइस में। तो हम क्या करेंगे, ही वॉज सेंटेंस्ड, ही वॉज सेंटेंस्ड टू जेल, उसे जेल भेज दिया गया। ठीक है, किसके आरोप में, ऑन द चार्ज ऑफ, ऑन द चार्ज ऑफ के आरोप में, ऑन द चार्ज ऑफ मर्डर। देखो वर्ड तो अपन को याद करना ही है, हत्या के आरोप। एक लिखित शिकायत के आधार पर सोहन के विरुद्ध एक केस दर्ज कर लिया गया। अब दर्ज करने वाला कौन है, कोई नहीं तो लैंग्वेज किस में जाएगी, पैसिव वॉइस में। अ केस वॉज रजिस्टर्ड, एक केस दर्ज कर लिया गया। ठीक है, अ केस वॉज रजिस्टर्ड, एक केस दर्ज कर लिया गया। किसके विरुद्ध, अगेंस्ट सोहन, सोहन के विरुद्ध। बेस्ड ऑन, किसके आधार पर, बेस्ड ऑन आ रिटन कंप्लेंट। देखो अंग्रेजी में अगर आपको वास्तव में इंग्लिश सीखनी है तो वोकैब वर्ड आना बहुत जरूरी है। बिना वर्ड के आप अंग्रेजी की कभी कल्पना करना भी गलत है, क्योंकि लैंग्वेज के लिए वोकैब नहीं है तो कुछ नहीं है। अब आपको पता है, अ केस वॉज रजिस्टर्ड, एक केस दर्ज कर लिया गया। अगेंस्ट में इसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध, सोहन के विरुद्ध। बेस्ड ऑन के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ अ रिटन कंप्लेंट, एक लिखित शिकायत के आधार पर। दिल्ली स्थित एक 30 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर की 3 दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो गोली मारकर हत्या करने वाला कौन, बोलिए, कोई नहीं। तो ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अ 30 ईयर ओल्ड दिल्ली बेस्ड प्रॉपर्टी डीलर। ये पूरा की पूरा सब्जेक्ट हो गया, प्रॉपर्टी डीलर। क्या लिखा हमने, अ 30 ईयर ओल्ड दिल्ली बेस्ड प्रॉपर्टी डीलर, एक 30 वर्षीय दिल्ली स्थित प्रॉपर्टी डीलर। ये पूरा की पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसा आपने कहा कि दिल्ली की 2 लड़कियां, तो आप कह सकते हो दिल्ली बेस्ड 2 गर्ल्स। ठीक है, पाकिस्तान स्थित 2 नागरिक, तो आपने कहा कि 2 नेशनल्स बेस्ड ऑन, 2 पाकिस्तान बेस्ड नेशनल्स। तो इस तरह से हमने कहा, अ 30 ईयर ओल्ड दिल्ली बेस्ड प्रॉपर्टी डीलर वॉज शॉट डेड, पैसिव वॉइस में अंग्रेजी, गोली मारकर हत्या करना शूट डेड बोलते हैं, तो थर्ड फॉर्म आएगी शॉट डेड। ठीक है, कितने दिन पहले, 3 डेज अगो, 3 दिन पहले। तो लैंग्वेज किस में है, पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, कल चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। अब पकड़ने वाला कौन है, कोई नहीं, तो लैंग्वेज किस में जाएगी, पैसिव वॉइस में। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड, रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़ लिया गया। यस्टरडे मीन्स कल, तो पकड़ने वाला कौन, कोई नहीं, तो लैंग्वेज किस में, पैसिव वॉइस में। तभी तो मैंने यहाँ वॉज के बाद किसका यूज किया है, थर्ड फॉर्म। पिछले साल दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। तो तैनात करने वाला कौन, कोई नहीं, तो यहाँ भी लैंग्वेज किस में जाएगी, पैसिव वॉइस में। तो मैंने कहा कि द एडिशनल, एडिशनल का मतलब अतिरिक्त, द एडिशनल सिक्योरिटी, द एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेज, अतिरिक्त सुरक्षा बल, वर, ठीक है, डिप्लॉयड, तैनात करने के लिए कौन सी वर्ब का यूज करते हैं हम, डिप्लॉयड। द एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेज वर डिप्लॉयड इन ऑर्डर टू, के लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए।
लॉ एंड ऑर्डर इन दिल्ली लास्ट ईयर। तो लैंग्वेज किस में गई? पैसिव वॉइस। द एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेज वर डिप्लॉयड, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इन दिल्ली, दिल्ली में लास्ट ईयर। तो लैंग्वेज किस में है? पैसिव वॉइस में। तो देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि हमें दो तरह के सेंटेंसेज को स्टडी करना है। एक तो एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेज जिनमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, एक वे सेंटेंसेज जिनमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो हम उनका स्टडी किस में करेंगे? पैसिव वॉइस में। और लैंग्वेज सीखने का जो मेन बेस है वो आपका क्या है? शब्द है। तो इनको आप नोट करोगे, जो मैं आपको बार बार बता ही रहा हूँ। अब जैसे आज मैंने पढ़ा है तो जितने भी वर्ड आते हैं उनको आप नोट किया करो, ठीक है। जैसे एक फ्रेज होता है इन ऑर्डर टू लिव, जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, तो अपन ने याद कर लिया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो देखिए वहां इंग्लिश में अपन को क्या लिखना है? इन ऑर्डर टू मेंटेन, कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं तो कौन सा वर्ड यूज कर देते हैं हम? मेंटेन। और इंग्लिश में जो कानून व्यवस्था होता है उसको क्या बोला जाता है? लॉ एंड ऑर्डर। अगर यही कानून व्यवस्था खराब हो जाती है तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम? डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट लॉ एंड ऑर्डर। कानून व्यवस्था खराब होना, तो वहाँ खराब हुआ नहीं आएगा, लिखा हुआ अंग्रेजी में क्या आएगा? डिटेरियोरेट लॉ एंड ऑर्डर। हमने कहा के निर्देश पर, के निर्देश पर, तो इंग्लिश वर्ड अपन याद कर लेंगे के निर्देश पर। ऑन द डायरेक्शन ऑफ, ऑन द डायरेक्शन ऑफ, या एट द behest ऑफ, एट द behest ऑफ, के आधार पर, के निर्देश पर। क्योंकि वोकेबलरी जब तक आपकी नहीं होगी, कानून व्यवस्था को आपको अंग्रेजी में याद करना है, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए मेंटेन आता है। कानून व्यवस्था खराब हो जाती है तो डिटेरियोरेट वर्ड का यूज होता है। ये फ्रेज होता है ऑन द डायरेक्शन ऑफ, एट द behest ऑफ, इन ऑर्डर टू लिव, जीवित रहने के लिए। अब मैंने के मामले में, इन द केस ऑफ, के मामले में, इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ, के सामने, इन फ्रंट ऑफ। तो ये डेली आपको याद करने, इन फ्रंट ऑफ। पैदल, अब पैदल के लिए अंग्रेजी वर्ड आपको क्या याद रखना है? ऑन फुट, या बाय वॉकिंग, बाय वॉकिंग, ठीक है। के आधार पर, या तो बेस्ड ऑन, या ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। जैसे पकड़ना, तो इसकी अंग्रेजी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म याद करनी है आपको। बहुत जल्दी आप अपनी अच्छी इंग्लिश कर चुके होंगे अगर आप वोकेबलरी यानी वर्ड्स पर ध्यान देते हो, फोकस करते हो, चीफली फोकस ऑन वोकेबलरी इन्हांसमेंट। तो कैच की, कॉट कॉट, अब रंगे हाथ, रेड हैंडेड, तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे बताई जाएंगी, ठीक है। जब्त करना, पासपोर्ट, लाइसेंस, कोई भी चीज़ जब्त की जाती है तो हमने याद कर लिया। इम्पाउंड, IMPOUND, ED लगा दो, इम्पाउंडेड, इम्पाउंडेड, जब्त करना, ठीक है। इसी तरह से तैनात करना, तो हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डिप्लॉय मीन्स क्या होता है?
तैनात करना, इसमें क्या लगाएंगे, ईडी, ईडी सेकंड और थर्ड फॉर्म, क्योंकि जब तक इंग्लिश वर्ड नहीं आएंगे हम नहीं सीख पाएंगे। तो अभी मैंने आज को इस पार्ट सेकंड में ये बताया कि हमें सब्जेक्ट का दो तरह से यूज करना है, एक्टिव वॉइस के रूप में और पैसिव वॉइस के रूप में। यानी जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हमें दो तरह से इंग्लिश बनानी सीखनी है, एक्टिव वॉइस के रूप में भी और पैसिव वॉइस के रूप में भी। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल कंटिन्यूअसली।